अस्सलाम वालेकुम। आज का माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर है बैक्टीरियल सेक्स जेनेटिक्स के मुतालिक। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और वन सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और एक बड़े सारे लूप की शक्ल में होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनके अंदर डीएनए की एक कॉपी होती है पर सेल, और इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता, और इसलिए इनका जीनोम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। बैक्टीरिया में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनके अंदर समटाइम प्लाज्मिड होता है, जो कि इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर की जो रिंग है। तो प्लाज्मिड बेसिकली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे यूज़फुल जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में मदद देते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो रेप्लिकेशन होती है, और फिर ये स्प्लिट होते हैं इनटू टू, सिंपल मतलब हाफ में हो जाते हैं और फिर इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इनमें माइटोसिस मियोसिस वाला कोई सीन नहीं होता, सिंपल डिवीजन होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो बैक्टीरिया में ऑब्जर्व होता है, वो ये कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के कुछ तरीके हैं इनके पास। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के तरीके क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, conjugation और ट्रांसपोज़ोन इंसर्शंस। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, डोंट वरी। सो इस तस्वीर में आप थोड़ा सा देख लो कि बाइनरी फिजन कैसे होती है। कि एक पेरेंट सेल है, पहले उसका न्यूक्लियस डबल हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और फिर टू डॉटर सेल बन गए, इजी पीजी। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनकी ग्राफिकली इनके फेज की। तो इसमें आप देखें कि एक्स एक्सेस के ऊपर टाइम है, वाई एक्सेस के ऊपर लॉग ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल है। तो इनिशियली जब एक बैक्टीरिया को एक नई एनवायरनमेंट मिलती है ना, तो डिवीजन नहीं होती, दिस इज कॉल्ड लैग फेज। क्योंकि इस वक्त बैक्टीरिया जो है वो एडजस्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है टू द ग्रोथ मीडियम। फिर अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो एक लॉग फेज आता है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स थ्रू बाइनरी फिशन। तो जाहिर है अब एक से दो, दो से चार, चार से फिर आगे से इंडिविजुअली एक एक दो बना रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करता जाता है एक्सपोनेंशियली। तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ फेज कहलाता है। फिर आता है एक स्टेशनरी फेज जिसमें प्लेटू एक आ जाता है। उसमें आपकी लिविंग जो ग्रोथ रेट है और डेथ रेट है ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि समटाइम्स ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसकी एक्यूमुलेशन काफ़ी हो चुकी होती है। फाइनली फिर एक डिक्लाइन आता है, इसको डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, और उसकी वजह ये है कि कंटिन्यूड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। नाउ व्हाई डू वी नीड टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल? ठीक है, बैक्टीरिया को क्या पड़ी है, वो सिर्फ बाइनरी फिजन के साथ ही जिंदगी क्यों नहीं गुजार लेता? उसको ये वेरिएशन क्यों चाहिए जेनेटिक मटेरियल में? क्यों? क्योंकि चेंज इज इक्वल टू सर्वाइवल। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझें तो। क्योंकि जैसे-जैसे एंटीबायोटिक्स डेवलप होते हैं, जैसे-जैसे डिफरेंट टेक्नीक्स आती हैं हमारे पास बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की, तो उनके अंदर नेचर ने एक डिफेंस मैकेनिज्म डाला है कि वो भी टाइम के साथ-साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसमें जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल अब एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक ऐसा जीन है जो उसको बेहतर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है फॉर एग्जांपल। तो वो इसको ट्रांसमिट करेगा दूसरे बैक्टीरिया में, फिर वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो फिर कुछ विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंजाइम्स वगैरह, कुछ फिजिकल फीचर होते हैं, पिलाई, फ्लैजेला, कैप्सूल। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को उसकी विरुलेंस में हेल्प करते हैं। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन विरुलेंस फैक्टर्स की स्टडी, तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, यू कैन चेक दैट आउट। सो सबसे पहले तरीका क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स वेरी सिंपल। होता ये है कि डीएनए फ्रैगमेंट जो है एक बैक्टीरियम के, जब वो बैक्टीरिया मर जाता है, उसका लाइसिस हो जाता है, तो वो जब निकलता है तो वो दूसरे सेल के साथ चिपक जाता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल के साथ बाइंड कर जाता है। और अगर वो उसका डीएनए और जिस बैक्टीरिया के साथ वो आके चिपका है उसका डीएनए आपस में होमोलोगस है, कंपैटिबल है, तो वो डीएनए उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। सिंपल, ठीक है? तो ये लैब में भी साइंटिस्ट इस टेक्नीक को बहुत यूज़ करते हैं टू इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड फॉर मैपिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है? सो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन।
फिर आता है ट्रांसडक्शन, ये थोड़ा-सा समझने वाला है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी कोशिश है इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ। ट्रांसडक्शन में अच्छा, इससे पहले कि हम ट्रांज़ैक्शन पे बात करें, आपको पता होना चाहिए कि एक वायरस की टाइप होती है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना? तो जो बैक्टीरियोफेज है ना, बेसिकली जो वायरस है, ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करता है एंड दिस इज़ द वे जेनेटिक मटीरियल इज़ एक्सचेंज्ड, ठीक है? तो जैसे कि बैक्टीरियोफेज की 2 टाइप्स है ना, विरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज। तो इसी तरह हर फेज के मुताबिक भी 2 तरह के ट्रांसडक्शन होते हैं। जनरलाइज़्ड ट्रांसडक्शन जो कि विरुलेंट फेज कराते हैं और स्पेशलाइज़्ड ट्रांसडक्शन जो टेम्परेट फेज कराता है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। सो यू शुड नो कि जो ये इसको विरुलेंट फेज कराता है ना, तो विरुलेंट फेज के बारे में आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें रिप्रोड्यूस करता है, उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाता है और फिर उस बैक्टीरिया को मार के, डिस्ट्रॉय करके अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को रिलीज़ कर देता है, ठीक है? तो इस तरह का जो वायरस है, सम अब उसमें बाय द वे जब ये बैक्टीरिया की जो मशीनरी है, उसको जब अपने लिए यूज़ करता है, तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए उस वक़्त रिप्रेस हो जाता है और नॉर्मली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन समटाइम्स जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है ना बाय दिस वायरस, उसका थोड़ा-सा डीएनए का पीस बच जाता है। और जब वायरस अपने डीएनए को पैकेज कर रहा होता है इनटू मल्टीपल कॉपीज़, तो वो जो बैक्टीरियल डीएनए है ना, वो भी किसी वायरस की बॉडी में पैक हो जाता है। रॉन्गली पैकेज्ड फेज कह लो। और फिर जब वो आगे दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना, तो ये बैक्टीरियल डीएनए किसी तरह अब उस तक पहुँच गया है, ठीक है? और अगर ये डीएनए के स्ट्रैंड्स दोनों के कंपैटिबल हैं, होमोलॉगी है उनके अंदर, तो वो उसके डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। सिंपल। फिर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ जनरलाइज्ड ट्रांसजेक्शन, आप देख रहे हो कि एक वायरस आया है, उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है और अपनी सारी क्लोनिंग प्रोसेस के अंदर कहीं न कहीं जो बैक्टीरियल डीएनए था, वो भी किसी वायरस में पैकेज हो गया है और वो आगे किसी और बैक्टीरिया में मुंतकिल हो गया। फिर विल टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन टेम्परेट फेज कराते हैं। टेम्परेट फेज जो है वो उनकी बेसिकली ये साइंस होती है कि वो जब एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वो फ़ौरन उसको किल करके मल्टीप्लाई होके नहीं निकल जाते। वो उसके अंदर उसके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं और वो वेट करते हैं कि जब फेवरेबल होगा टू मल्टीप्लाई तो तब वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके आगे निकलते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए जीनोम है इसको कहते हैं प्रोफेज। बैक्टीरिया जिसके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोफेज होता है ऐसे को कहते हैं लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक फेजेस जो होते हैं उनको समझा जा सकता है एज जेनेटिक टाइम बॉम्ब्स। ये कभी भी बैक्टीरिया को किल करके मल्टीप्लाई हो सकते हैं और काफ़ी अरसा ऐसे चुप करके उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड भी रहते हैं। अब होता ये है कि जब फॉर एग्जांपल अब ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है बैक्टीरिया के जीनोम में और अब उसने डिसाइड किया है कि अब मैंने इस सेल इसमें मल्टीप्लाई होके तो पैकेज अपनी डिफरेंट कॉपीज बना के तो बाहर आना है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, समझो कि कटिंग अपने अपने आप को उसने वापस निकालना है बैक्टीरिया के डीएनए में से, है ना? तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। अपने आप को वो जो डिटैच करता है। अब कभी-कभी ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है ना, ये सही नहीं होता और वो फ़ेज अपना थोड़ा-सा डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के अंदर छोड़ देता है और थोड़ा-सा बैक्टीरियल डीएनए अपने साथ अटैच होके अलग हो जाता है। इन दैट सिचुएशन जब वो और कॉपीज़ बनती हैं वायरस की, तो वो जो बैक्टीरियल डीएनए है ना, वो किसी वायरस में पैकेज होके अगले बैक्टीरिया तक पहुँच जाता है और आगे आगे से वही कहानी है कि अगर वो डीएनए आपस में कंपैटिबल है, तो वो उसका हिस्सा बन जाता है और इस तरह जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चली गई। इस तस्वीर को आप देख लें, आपको सही समझ आ जाएगी कि कहानी कैसे शुरू हो रही है। जी, वायरस आया है, वो बैक्टीरिया को उसने इन्फेक्ट किया है, उसका डीएनए उसके बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर शामिल हो गया है। फिर जब उसने अलग होना था, तो वो सही तरह अलग नहीं हुआ और बैक्टीरिया का कुछ डीएनए वायरसेस में पैकेज होके दूसरे बैक्टीरिया में चला गया। फिर आते हैं जी कॉन्जुगेशन के ऊपर, ही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। तो जो विरुलेंस फैक्टर्स है ना बैक्टीरिया के, उसमें पिलाए भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? बेसिकली जो पिलाए होते हैं वो एडहेजन के लिए भी होते हैं और सेक्स पिलाए भी होते हैं। जो सेक्स पिलाए होते हैं वो होता ही है कि बेसिकली हर बैक्टीरिया में ये नहीं होता।
और इसमें एक डोनर और एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। जो डोनर है ना, उसके अंदर ये जो पिलस है, ये अपने पिलस को अटैच करेगा रिसिपिएंट के साथ, और वहाँ उसके थ्रू एक समझो कि एक तरह का टनल बन गया, और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल डोनर से रिसिपिएंट में चला गया है, और फिर जो है वो आगे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया। ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकता है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया के बीच में भी हो सकता है। इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ एक्सचेंजिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ways in which antibiotic resistance is transferred. अब थोड़ा-सा you have to understand this, क्योंकि थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक चीज़ होती है, एक तो बैक्टीरिया का अपना जीनोम होता है ना, उसके अलावा एक प्लाज़्मिड होता है ना? तो जो प्लाज़्मिड है, वो एफ प्लाज़्मिड जो है, जिन बैक्टीरिया के अंदर होता है, उनके पिलाए होते हैं, सेक्स पिलाए, ठीक है? एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, तो इट्स अ एफ प्लाज्मिड मीन्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं। जिन बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड होता है उनको कहते हैं एफ पॉजिटिव सेल्स या एफ प्लस सेल्स, ठीक है? जिनमें नहीं होता उनको एफ नेगेटिव या एफ माइनस सेल्स देते हैं कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्जुगेशन में एक एफ पॉजिटिव सेल ट्रांसफर करेगा एफ प्लाज्मिड टू अ एफ नेगेटिव सेल, और फिर क्या होगा कि वो भी एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव सेल बन जाएगा, और उसके अंदर भी ये काबिलियत आ जाएगी कि वो भी किसी और के अंदर ये एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर कर सके, ठीक है? क्योंकि वो पिलस बना सकता है। तो जो पिलस होता है एफ पॉजिटिव सेल का, इट अटैचेस टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एफ नेगेटिव सेल, और वो एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाते हैं। न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली एफ प्लाज्मिड जो होता है ना, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो न्यूक्लियस उसको उसका एक स्ट्रैंड उतारता है, वो एक स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो एक से दूसरे बैक्टीरिया में जब चला जाएगा, तो फिर जब ट्रांसफर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दोबारा एक एंजाइम के थ्रू उसकी सेकंड कॉपी बन के वो दोनों बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड एफ प्लाज्मिड आ जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सारे बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग होती है, उस पे बात करते हैं। तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव आपको समझ आ गया ना कि एफ प्लाज्मिड होना या ना होना एफ पॉजिटिव या एफ नेगेटिव होता है। फिर एक टर्मिनोलॉजी एच एफ आर सेल, इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेंट्स। इसमें ये वो सेल है जिनके अंदर जो एफ प्लाज्मिड है ना, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, सिंपल, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एच एफ आर सेल। और फिर एक टर्म होता है एफ प्राइम, उस पे भी बात करते हैं। इसमें ये होता है कि समटाइम्स जब उसने वापस एफ प्लाज्मिड ने जो एचएफआर है ना, उसमें से अगर एफ प्लाज्मिड ने वापस बाहर निकलना है, तो वो सही तरह नहीं निकलता, और कुछ बैक्टीरिया के जीनोम का हिस्सा उसमें आ जाता है, और वो उस तरह का एफ प्लाज्मिड नहीं होता जैसे वो इंटीग्रेशन के वक़्त था, और ऐसे सेल को एफ प्राइम सेल कहते हैं। इस पिक्चर को आप देखें, इससे आपको ये भी समझ आएगी कि जिस तरह वो थी ना आपकी ट्रांसडक्शन स्पेशलाइज़्ड, जिसमें एक्सीडेंटली गलत स्प्लाइसिंग हो जाती है, ये उससे मिलती-जुलती चीज़ है। फिर आते हैं ट्रांसपोज़ोन इंसर्शन के ऊपर। ट्रांसपोज़ोन क्या चीज़ है? ट्रांसपोज़ोन्स बेसिकली ऐसे जीन के हिस्से हैं जो कि मोबाइल हैं। इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा डीएनए का पीस है जिसकी टाँगें हैं, वो इधर-उधर ट्रांसफ़र हो सकता है जब उसका दिल करे। तो ये जो पीसेज़ ऑफ डीएनए हैं, इनका जहाँ दिल करता है वो उस डीएनए में इंसर्ट हो जाते हैं इंटू अ डोनर क्रोमोसोम विदाउट हैविंग डीएनए होमोलॉगी, ठीक है? ये बात इम्पोर्टेंट है। तो दे कैन कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, विरुलेंस फैक्टर्स वगैरह, और ट्रांसपोज़ोन्स दे इंसर्ट इनटू द डीएनए ऑफ फेजेस, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है? ये they do not replicate independently and they are copied during their host DNA's transcription. जब ट्रांसपोसोन्स डीएनए को लीव करते हैं तो एक एबरेंट एक्सिजन होती है। क्लिनिकली ट्रांसपोसोन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के स्ट्रेन्स को रैपिडली मल्टीप्लाई करने में इनका बहुत रोल है। I hope you found this interesting. I hope it was easy for you to understand. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I will be back with another video. Allah Hafiz.